हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट हायर एजुकेशन। सो बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो पीवाईक्यूज है ये लेटेस्ट आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस पैटर्न पे हैं फ्रॉम द पेपर वन पर्टिकुलरली। तो पेपर वन में यूनिट अभी जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज हायर एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव लॉन्च अ रैपिड फायर रिवीजन ई बुक्स। सो अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन ई बुक्स को ले सकते हो पेपर वन के लिए। वी हैव टू ई बुक्स। पहली जो ई बुक है दैट कंप्लीट दैट कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस उसमें कवर हो रहा है। इट्स लाइक अ गाइड फॉर यूजीसी नेट पेपर वन एंड ऑल द 10 यूनिट्स आर कवर्ड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, फॉर्मेट में एंड ऑल्सो पीवाईक्यूज भी उसमें आपको हाईलाइटेड मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको इन डिटेल पीवाईक्यूज पढ़ने तो आप हमारी दूसरी बुक भी देख सकते हैं, दैट इज पीवाईक्यू वाली बुकलेट। सो उसमें पूरे सॉल्व पीवाईक्यूज हैं विद द लेटेस्ट शिफ्ट 2025 में जो जनवरी में हुआ था वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, यूनिट वाइज भी और ईयर वाइज भी। एंड उससे भी अच्छी बात यह है कि ये दोनों ई बुक्स 2025 के एडिशन के बाद अब आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप भी इन बुक्स को ले सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.eduseeker.in and you can also check the link that is provided in the description box. So without wasting much time, let's start with question. So now let's discuss the first question. So the first question was कि which of the following were UGC recommendations on quality assurance। तो इसमें से आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से कौन से रिकमेंडेशंस थे जो UGC ने दिए थे। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और जो करेक्ट आंसर है इस सिनेरियो में दैट इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड विच इज CDE ओनली। सो हाउ लेट्स डिस्कस। तो देखिए जो यूजीसी है दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कैसे आप क्वालिटी इन हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से रिकमेंडेशंस हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि यूजीसी ने ये रिकमेंड नहीं करा कि दैट इट वांट टू डिसमेंटल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इंस्टेड यूजीसी ने ये कहा है कि इन्हें फोकस करना चाहिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटीज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन। देन द नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो फॉल्स, बी स्टेटमेंट, बिकॉज यूजीसी ने ये प्रपोज नहीं करा कि एक पैरेलल एक्रेडिटेशन एजेंसी होनी चाहिए फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। सी जो है वो ट्रू है, क्योंकि यूजीसी ने बोला है कि सी जो है वो सही है, दैट इज अडॉप्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एम्फेसाइज करता है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि एजुकेशन की जो क्वालिटी है इन जनरल वो इम्प्रूव हो हमारे इंडिया में। देन द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट डी जो कहती थी कि सस्टेनिंग क्वालिटी थ्रू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज नाउ डेज आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रिएटिविटी, ठीक है, और इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। इवन तो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ऐसी आ रही हैं, स्कीम्स भी ऐसी आ रही हैं दैट इज मेनली फोकसिंग ऑन इनोवेशन। सो येस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। देन स्टेटमेंट ई जो है वो ये कहती है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सूटेबल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सिस्टम। तो ये भी करेक्ट है। जैसे कि जो एजेंसीज हैं अगर देखा जाए असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन की, दैट इज नैक, जैसे कि नैक हो गया या फिर NBA, जो एक की यूजीसी रिकमेंडेशन के थ्रू स्टैब्लिश की गई हैं। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड कि C, D एंड E आर द करेक्ट वन। Now let's move with the next question. So the next question is कि the Hunter Commission was brainchild of which among the following। तो कौन से इसमें से लॉर्ड हैं। So the correct answer for this question is your option number second, that is Lord Ripon. So basically Hunter Commission जो था that was established in 1882, ठीक है, under the leadership of Sir William Hunter। पर जो Sir William Hunter थे, ठीक है, he served during the tenure of Lord Ripon, जो उस टाइम पे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। सो जो कमीशन था उसको सेटअप करा गया था हंटर कमीशन को कि वो रिव्यू करे जो भी स्टेट है एजुकेशन की इंडिया में उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे इसका ज़्यादा फोकस था। एंड फर्दर इसने रिकमेंडेशन भी दिया था कमीशन ने कि एक्सपेंशन होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का, और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लोकल बॉडीज को देनी चाहिए। बाकी जो ऑप्शन है वो इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज लॉर्ड कर्जन जो है वो एसोसिएटेड है यूनिवर्सिटी कमीशन से 1902 वाले से। देन लॉर्ड
ऑकलैंड जो है दैट इज़ नोन फॉर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंड लॉर्ड डफरिन जो है वो एसोसिएटेड है विद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन, क्योंकि जब ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे तभी इस कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया था। सो यस, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको स्कॉलर दिए गए हैं और उनके एरियाज दिए गए हैं। अब आपको करेक्टली मैच करना है कि कौन सा स्कॉलर की फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, फील्ड मेन एरिया क्या था। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 4th। तो ये एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन था। सो लेट्स डिस्कस। तो स्कॉलर एंड फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन, सो आर्यभट्ट इज रिलेटेड विथ एस्ट्रोनॉमी, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमर भी थे। कानड जो थे ही वॉज रिलेटेड विद एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, एंशियंट इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने प्रपोज करा था कंसेप्ट ऑफ एटम्स, जिसे इन्होंने एटम्स को बोला था अणु। देन सुश्रुत, सो ही वॉज associated with surgery, he is also known as father of Indian surgery, और इन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी है। Then the next was D, which is नागार्जुन, तो he is related with alchemy, तो he was a Buddhist scholar जिन्होंने contribute करा है राष्ट्रशास्त्र में, एक ये ancient Indian alchemy के बारे में है। So therefore अगर हम इन मैचेस को देखेंगे करेक्टली तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज A का 4th, B का 1st, C का 2nd एंड D का 3rd। Now let's move with the next question. So the next question is, the Sri Dhanya Katak University attained a celebrity status during the period of which among the following? So now you have the following options. ये भी ancient university से ही question है। So the correct answer for this question is your option number 1st, that is Sage Nagarjun. So Sri Dhanya Katak University is also known as Sri Dhanya Katak, with which was a prominent center of Buddhist learning, ठीक है, और ये फेमस हुई ड्यूरिंग शेख नागार्जुन्स पीरियड, दैट वाज अराउंड 2nd to 3rd century BC, एंड ये एक बहुत रिनाउंड महायान थे, बुद्धिस्ट फिलोसफर थे। नागार्जुन इज ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क, जैसे कि माध्यमिक फिलोसफी के बारे में, एंड उनका बहुत क्रूशियल रोल था यूनिवर्सिटीज़ की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के पीछे उस टाइम पे। Now let's move with the next question. So the next question is from National Education Policy. तो NEP जो 2020 में आई थी, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप सर्च करिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडुसीकर, एक ही वीडियो है डिटेल में, उसमें पूरी जो पॉलिसी है वो मैंने कवर करी है। बहुत डिटेल में कवर करिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर करिए कि आपको समझ में आ जाएगी वीडियो देख के एक बार में, ज़्यादातर पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो ये ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के बाद जाके रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन का। हर साल आप देखें जब से NEP इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको बेसिक जो इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए, प्लस इसके क्या चेंजेस आए हैं स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, वो पता होने चाहिए, कौन कौन से न्यू इंस्टीट्यूशंस इसने सेटअप करे हैं वो पता होने चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये पूछा गया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसने कौन कौन से डिग्री कोर्सेज को सजेस्ट करा है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट इज गिवन बिलो इज योर ऑप्शन नंबर 3rd, that is C, D and E. So how, let's discuss. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो उसने एम्फेसाइज करा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे, कि मतलब सिर्फ एक डिसिप्लिन पे आप वो ना हो। जैसे कि अगर किसी बच्चे को साइंस पढ़नी है, साइंस में फिजिक्स पढ़ना है, और उसको सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पसंद है, तो पहले जो सेग्रीगेशन था ना कि डिसिप्लिनरी चीज़ें नहीं थी, मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं थी, अगर आप या तो सोशल साइंस पढ़ सकते हैं या साइंस पढ़ सकते हैं, अब ऐसा नहीं था। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये जो सेग्रीगेशन है ये हटा दिया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी गई है एजुकेशन में, और जो डिग्री कोर्सेज है उन्हें भी ऐसे ही रखा गया है। क्रिएटिव फील्ड्स जो होती हैं जैसे कि आर्ट की, डिज़ाइन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको भी इंकलकेट करा गया है। सो इट इनकरेज स्टूडेंट कि वो एक्सप्लोर कर सके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को बियॉन्ड ट्रेडिशनल कोर्सेज, और अपनी प्रोज एंड कॉन्स अपने आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सके। सो येस, देन फर्स्ट वॉज कि जो आर्ट एंड म्यूजियम एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज़ द करेक्ट वन, करेक्ट चॉइस, बिकॉज NEP 2020 जो है वो प्रमोट करती है एजुकेशन को आर्ट्स में एंड कल्चर में। सो इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ म्यूजियम्स एंड हेरिटेज साइट्स। देन D, दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, तो जो पॉलिसी है वो स्किल बेस्ड कोर्सेज को भी सपोर्ट करती है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मीडिया में और विजुअल कम्युनिकेशंस में। देन ऑल्सो E, विच इज़ वेब डिज़ाइन, तो एज अ पार्ट ऑफ द फोकस ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड टेक्नोलॉजी, जो वेब डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, उसको भी इंकरेज करा जा रहा है एज अ प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड कोर्स। सो देयरफॉर दैट इज़ द करेक्ट आंसर। वेयर एज अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, दैट इज़
डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड लॉजिक, तो दे आर नॉट स्पेसिफिकली हाईलाइटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, बिकॉज इसमें कहीं भी सजेस्ट नहीं करा गया इनको एज अ डिग्री कोर्सेज प्रमोट करने के लिए. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी, डी एंड ई. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक IT जायंट कंपनी ने अपना ग्लोबल एजुकेशन सेंटर खोला है, और वो कहाँ खोला है, दैट you have to identify. So the correct answer for this question is your option number third, that is Mysore. So basically जिस कंपनी की बात हो रही है that is Infosys and it is one of the biggest IT companies in India, और उसकी ग्लोबल एजुकेशन सेंटर जो खोला गया है वो मैसूर कर्नाटका में खोला गया है. दिस सेंटर इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़ एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड. तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था. Now let's move with the next question. So the next question is कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है इंदौर, उसको कब सेटअप करा गया था. अब उसमें ईयर नहीं पूछा गया, पर उसमें आपको 5 ईयर प्लान्स दे दिए गए हैं. तो अगर आपको 5 ईयर प्लान्स का पता है टेन्योर, तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते थे. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 9th 5 ईयर प्लान. सो बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर को इस्टेब्लिश करा गया था 1996 में. ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया का जो प्लान चल रहा था प्लानिंग कमीशन ने, दैट वाज 9th 5 ईयर प्लान 1997 to 2002 वाला. तो इसलिए इसको उस प्लान में कंसिडर करा जाएगा. इवन दो जो IIM इंदौर थी वो 1996 में सेटअप हुआ था, पर इसका जो डेवलपमेंट हुआ बेसिकली और जो एक्सपेंशन हुआ दैट वाज मेनली ड्यूरिंग द 9th 5 year plan period. So therefore the correct answer is option number second. Now let's move with the next question. So the next question is कि जो content है स्वयं प्रभा चैनल 15 का with the theme capacity building and teacher education, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर बेसिकली कौन है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस and the correct answer for this question is your option number 1, which is CEC न्यू दिल्ली. इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो में भी करवा चुकी हूँ. जस्ट इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप वो भी देख सकते हैं. आपको ई बुक में भी इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्वयं प्रभा चैनल की. जिन बच्चों के पास ई बुक नहीं है वो एक बार ज़रूर जाके स्वयं प्रभा चैनल उनकी लिस्ट देख लें और उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स देख लें, क्योंकि इससे रिपीटेटिवली क्वेश्चन देखने को मिला है आपके एग्जाम में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार वो लिस्ट चेकआउट ज़रूर कर लें. ठीक है, इधर यू हैव द ई बुक्स और नॉट, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और आपको वो लिस्ट मिल जाएगी. सो बेसिकली स्वयं प्रभा जो है वो ग्रुप है ऑफ एजुकेशनल टीवी चैनल्स. अभी शायद 40 टीवी चैनल्स हैं हाई क्वालिटी कंटेंट जिसमें डिलीवर करा जाता है स्टूडेंट्स को. ठीक है, हर जो चैनल है दैट इज़ डेडिकेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड थीम्स. चैनल 15 जो है वो पर्टिकुलरली जो स्वयं प्रभा का है वो फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स पे, विच मीन इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स कि वो अपनी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकें, डेवलप कर सकें. ठीक है, और जो कंटेंट है इस चैनल के लिए वो CEC दैट इज़ कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली वो प्रोवाइड करता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UGC. CEC जो है वो डेवलप करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है एजुकेशनल प्रोग्राम्स को फॉर हायर एजुकेशन, particularly through television and online platforms. So yes, therefore the correct answer is your option number 1, which is CEC, that is New Delhi. Now let's move with the next question. So the next question is the Union Government of India has in 2011 decided कि वो establish करेंगे National Institute of Design in the states of which among the following. So आपको choose करना था कि किस states में ये इंस्टीट्यूट जो है वो स्टैब्लिश होने वाला है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ A, C एंड E. सो बेसिकली 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि वो स्टैब्लिश करेंगे NIDs, न्यू NIDs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन. ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट्स की वो डिज़ाइन एजुकेशन एंड इनोवेशन, डिज़ाइन इन एजुकेशन एंड इनोवेशन को प्रमोट कर सके. और जो स्टेट्स चूजन करे गए थे इस चीज़ के लिए दैट वर आंध्र प्रदेश, असम एंड हरियाणा. सो आंध्र प्रदेश में बेसिकली टू एक्सपैंड डिज़ाइन एजुकेशन इन साउथ इंडिया, असम में टू केटर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड प्रमोट इंडिजिनस क्राफ्ट्स, एंड हरियाणा में ताकि इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन नॉर्थ इंडिया में उसे सपोर्ट करा जाए. सो बेसिकली आंध्र प्रदेश, असम एंड हरियाणा वर द करेक्ट आंसर. सो देयरफॉर दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ द करेक्ट आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सा एंशिएंट स्कॉलर है जिसने जो प्रपोनेंट था ग्रामेरियन ट्रेडिशन का. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज भरतहारी. सो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है दैट इज भरतहारी. ही वॉज एन एंशिएंट इंडियन स्कॉलर और फिलोसफर थे जो ग्रामर
के ऊपर जिन्होंने बहुत काम करा है और लैंग्वेज फिलोसफी के ऊपर इन्होंने बहुत काम करा है। तो ही बिलोंग टू द ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, और उन्होंने बहुत फेमस टेक्स्ट भी लिखा है जैसे कि वक्फ पदरिया, विच डिस्कसेस जो भी फिलोसफीज होती है लैंग्वेजेस की, उनकी मीनिंग्स की एंड ग्रामर की, और उनको इन्फ्लुएंस करा था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पाणिनि, और जो एक ग्रेट संस्कृत ग्रामेरियन थे, और उन्होंने एक्सपैंड किया था इनके आइडियाज़ को। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जिनका कोलैबोरेशंस रहा है विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज ABC। सो बेसिकली लेट्स डिस्कस। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कानपुर, उसने न्यूमरस कोलैबोरेशंस करे हैं विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च की फील्ड में, फैकल्टी एक्सचेंज में और जॉइंट एकेडमिक प्रोग्राम्स में। उसके एग्रीमेंट्स भी रहे हैं IIT कानपुर के विद इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। देन सेकेंड इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। सो ये बहुत प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें बहुत एक्सटेंसिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होते ही रहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। सो इसने बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर किया है, MITs, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। Then the third is Pondicherry University. So it has several collaborations with foreign universities for academic research, faculty and student exchange programs. So therefore इसका भी partnership रहा है with various institutions Germany में, France में and other countries में। North Eastern Hill University and Gujarat Vidyapit whereas have relatively fewer international collaborations। मतलब इन्होंने भी करा है, पर अगर हम इन्हें कंपेयर करें विद IIT कानपुर, ISC बेंगलुरु एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तो इनका इतना ज़्यादा नहीं रहा है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विच इज ABC। Now let's move with the next question. So the next question is again from National Education Policy 2020 वाली। तो देखिए 2024 में ही दोनों शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पक्का हायर एजुकेशन जब आप पढ़ के जाएँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से कवर करके जाएँ, एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप कहाँ से पढ़ें तो आप प्लीज़ एडुसीकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर्च करेंगे एंड आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें मिल जाएंगी। सो क्वेश्चन था कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसने रिकमेंड करा है मूविंग टुवर्ड्स विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, सब अर्बन यूनिवर्सिटीज़, सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इस पर फोकस करा गया है। तो द करेक्ट आंसर इज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड इट विल एस्टैब्लिश मेरू। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो होलिस्टिक एजुकेशन पे फोकस करती है, मतलब ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एम्फेसाइज हो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में जो है वो फॉस्टर करी जाए। देन अनदर फीचर जो इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। तो ये प्रमोट करता है कि फ्लेक्सिबल करिकुलम रहे, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सके अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। पहले ही सेग्रीगेशन था ना, जैसे 11th-12th में बच्चे या तो कॉमर्स पढ़ सकते थे या आर्ट्स ले सकते थे या साइंस में PCB ले सकते थे, PCM ले सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब बच्चों को जिस सब्जेक्ट से उनकी चॉइस है, उन्हें कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, बिजनेस, उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है और साथ में फिजिक्स पढ़नी है, सो दे कैन चूज दो सब्जेक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो वो सेग्रीगेशन जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। देन द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ डिसिप्लिन्स। सो इनकरेज करना है कोलाब्रेशंस बिटवीन साइंस, आर्ट, सोशल साइंस एंड वोकेशनल स्टडीज़। रिवैम्पिंग हायर एजुकेशन, मतलब एम ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि ट्रांसफॉर्म करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक बहुत लार्ज वेल रिसोर्स मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ में, जो अलाइन करें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ भी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, विच इज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़। Now let's move with the next question. So the next question is, which of the following come under the category of standalone professional universities? So now you have the following options, और standalone professional universities इनमें से कौन सी है, ये आपको correctly identify करना था। So the correct answer is option number फोर्थ, विच इज़ B, C एंड D। तो देखते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पहला आपका हो गया लॉ यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये स्पेशलाइज करती है सोलली ऑन लीगल एजुकेशन, ठीक है, जैसे कि आपकी NLU हो गया। देन हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन होती है सोलली डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स द मेडिकल या फिर डेंटल या फिर नर्सिंग एंड उसी से रिलेटेड साइंसेस
से रिलेटेड, जैसे कि एम्स हो गया या जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हेल्थ की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, मतलब इनका फील्ड सिर्फ एक ही है, दैट इज़ एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। देन नेक्स्ट इज टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। ये भी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं बहुत स्पेशलाइज एजुकेशन ऑफर करते हैं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, सच एज IITs एंड NITs। वेयर अगर हम बात करें जर्नलिज्म यूनिवर्सिटीज़ की, तो इनके डिपार्टमेंट होते हैं लार्जर यूनिवर्सिटीज़ में, पर अभी ऐसी कोई स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस नहीं है। होम्योपैथिक यूनिवर्सिटीज़ भी देखा जाए तो दे फॉल अंडर द हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, रादर बिंग कि इनके इंडिपेंडेंट आपको प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिले। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर वॉज योर ऑप्शन नंबर 4 विच वॉज B, C and D। Now let's move with the next question. So the next question is कि आपको कमीशंस एंड कमिटीज़ दे रखी हैं और इनके चेयरपर्सन दे रखे हैं। ऑल्सो हमने बहुत सारे कमीशंस एंड कमिटीज़ बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी ई बुक में कवर करे हैं, तो उस पर ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में। जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। सो लेट्स सी द करेक्ट मैचेस। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का जो करेक्ट मैच है दैट इज S राधाकृष्णन, और इसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कमीशन इज नोन एज राधाकृष्णन कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में आया था, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं। ये जो कमीशन था दैट वाज चेयर्ड बाय ऑब्वियसली डॉक्टर S राधाकृष्णन, तो इसीलिए इनके ऊपर इस कमीशन का नाम भी रखा गया। इन्होंने फोकस करा था रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। देन नेक्स्ट इज संस्कृत कमीशन, जिसके चेयरपर्सन थे सुनीति कुमार चैटर्जी, एंड सुनीति कुमार चैटर्जी ने ही लीड किया था इस कमीशन को, जिन्होंने एम करा था एट प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ संस्कृत एजुकेशन। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन कमीशन, तो ये आया 1964 में, ठीक है। DS कोठारी जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोठारी कमीशन, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑल्सो एक कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि जब पूछा जाता है ना कि एजुकेशन कमीशन इज नोन एज वॉट, ठीक है, तो इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो राधाकृष्णन कमीशन और कोठारी कमीशन में कंफ्यूज मत होइएगा। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जानते हैं, पर जो एजुकेशन कमीशन है उसे आप कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो माइन्यूट सा इसमें वो है डिफरेंस। देन 4th इज की कमिटी ऑन हायर एजुकेशन ऑफ फॉर रूरल एरियाज, तो दैट इज KL शिरमली, एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन 1954। इस कमिटी को इन्होंने हेड करा था, विच फोकस्ड ऑन एक्सटेंडिंग हायर एजुकेशन फैसिलिटीज टू रूरल रीजन्स। सो that was the correct matches. Now let's move with the next question. So the next question is कि जो first university to set up its campus at Gift City, Gujarat is which among the following? So now you have the following options, और जो correct answer है that is option number 3rd, which is Deccan University, Australia. So जो first foreign university that is Deccan University, that has become the first foreign university जिसने establish करा अपना campus इंडिया में at Gift City, गुजरात। Now जो Gift City initiative है that is कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अलाउ करा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपसेस ऑफ कैंपसेस सेटअप कर सकते हैं इधर, ठीक है, अंडर अ स्पेशल फ्रेमवर्क सो दैट दे कैन प्रमोट ग्लोबल एजुकेशन। जो डेकन यूनिवर्सिटीज़ है उसका फोकस ये है कि वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को ऑफर करेंगे इंडिया में, एंड उनके जो कोर्सेज रहेंगे दैट विल बी इन बिजनेस, साइबर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4th, which is UGC. So basically University Grant Commission जो है that is the national coordinator for non-technical postgraduate courses फॉर स्वयं। AICT जो है वो टेक्निकल एजुकेशन को हैंडल करता है, नेटर जो है दैट फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग, और जो NCERT है वो स्कूल एजुकेशन के लेवल पे इस चीज़ को नेशनल कोऑर्डिनेटर की तरह वर्क करता है फॉर स्वयं। स्वयं भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्वयं भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि स्वयं तो देखो आपका ICT में भी आ गया टॉपिक, हायर एजुकेशन में भी आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आ गया, और इसका रिसर्च का भी पार्ट हो गया, तो इसीलिए स्वयं इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो ज़रूर डिवाइस करके जाइए एग्जाम से पहले। स्वयं के ऊपर भी बहुत एक फुल वीडियो बनाई है जो सिर्फ स्वयं का टॉपिक कवर कर रही है, एंड इट इज़ मोर देन इनफ। मतलब अगर आपने वो वीडियो देख ली मुझे लग रहा है तो आपको फिर स्वयं में से तो आप गलत आंसर नहीं करके आएंगे। सो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे है। ऑल्सो जब वो वीडियो डाली थी तब उसमें 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, अब स्वयं के 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ई बुक में वो उसको मेंशन भी करा गया है, सो वो आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एंशिएंट ट्रीटीज दी गई है और उनके ऑथर दिए गए हैं। सो नाउ यू हैव टू चूज कि इनका करेक्ट मैचेस क्या है। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1st। सो लेट्स डिस्कस द करेक्ट मैचेस। तो लीलावती was written by Bhaskaracharya,
एक फेमस मैथमेटिकल ट्रीटी है, ठीक है, दैट कवर्स अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एक्सेट्रा। योगा सूत्र जो है दैट वाज रिटन बाय पतंजलि, अ क्लासिकल टेक्स्ट जो योगा फिलोसफी के ऊपर है। देन न्याय सूत्रा, सो that was the work of Gautam and foundational work of न्याय logic philosophy by Maharishi Gautama. Then the fourth one was Arthashastra, so it was written by Chanakya. It was a treatise on statecraft, economics and military strategy, जो attribute करती है चाणक्य नीति पे, कौटिल्य जिसको हम जानते हैं, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। So yes, these were the correct matches. Now let's move with the next question. So the next question is कि according to the National Credit Framework, that is NCTF, after obtaining bachelor's degree, ठीक है, of programs during 4 years, the credit level जो earn होगा that is what? So now you have the following options, और जिसका correct answer है that is your option number second, which is 6. So basically according to the National Credit Framework, जो 4 year बैचलर्स डिग्री होती है, चाहे वो ऑनर्स की हो, रिसर्च की हो या इंजीनियरिंग की हो, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ क्रेडिट लेवल ऑफ 6। और ये जो फ्रेमवर्क है ये हेल्प करता है स्टैंडर्डाइज करने में एकेडमिक क्रेडिट्स को, ठीक है, एंड जो भी लर्निंग आउटकम्स रहेंगे अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सेकंड 5 year प्लान है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इट इंक्लूडेड द रिकमेंडेशंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, committees, and now you have to choose the correct answer from the options given below, और जिसका correct answer है that is your option number second, which is B, C and D. So देखते हैं, देखिए जो सेकेंड 5 year प्लान है टेन्योर था 1956 से 61, और इसने एम्फेसाइज करा था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है, सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट पे एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे। जो कमिटीज़ रेलिवेंट थी इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दैट वर बी, विच इज़ लैंग्वेज कमीशन ऑफ इंडिया, जो 1955 में फॉर्म करी गई थी टू एड्रेस लैंग्वेज रिलेटेड एजुकेशनल पॉलिसीज़। एंड देन सी जो है रूरल हायर एजुकेशन कमेटी, जिसने रिकमेंड करा था कि एक्सपेंशन होना चाहिए रूरल हायर एजुकेशन का, ठीक है, और इसे लिंक करना चाहिए विद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। देन डी, दैट इज़ कमिटी ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़, जिसने सजेस्ट करे थे गाइडलाइंस कि न्यू यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया की ज़रूरत है, सो वो सेटअप होनी चाहिए। वेर एज जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है दैट वॉज सेटअप इन 1948, और काफ़ी ये तो मतलब इस कमीशन से 5th year प्लान से बहुत पहले आ गया था, सो इसीलिए इसका कोई इतना उस पर फोकस नहीं था। एंड जो 3 year डिग्री कोर्स था एंड फर्दर जो 3 year डिग्री कोर्स था कमिटी दैट वाज अ लेटर डेवलपमेंट, सो देयरफॉर जो करेक्ट मैचेस थे दैट वर बी, सी एंड डी। नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा था। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड, विच इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। सो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है दैट इज ऑल्सो नोन एज राधा कृष्णन कमीशन, जो 1948 में इस्टेब्लिश करा गया था, तो वो फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन है इंडिया का। आज़ादी मिली 1947 में, और 1948 में इस कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया अंडर द लीडरशिप एंड चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सो फोकस रहा था कमीशन का हायर एजुकेशन पे, करिकुलम में चेंजेस लाए गए थे, यूनिवर्सिटीज़ को मोर ऑटोनॉमी दी गई थी, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट इस पे फोकस करता था। वेर एज जो अदर ऑप्शन है दैट इज़ इंडियन एजुकेशन कमीशन, सो दैट इज़ नोन एज कोठारी कमीशन, 1964 में इस्टेब्लिश करा गया था, दैट वाज मच लेटर। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैडलर कमीशन, जो 1917 में करा गया था फॉर्म, बट इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन, वो भी बिफोर इंडिपेंडेंस वाला था, तो इट इज़ प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस, नॉट पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, सो देयरफॉर दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos, and all the best for your examination. Thank you.